तो भाई साल का वो समय आ चुका है जब हम बात करेंगे रॉयल रंबल की पूरी उस लिस्ट के बारे में जो कि हर साल की तरह एक बार फिर से लीक हो गई है। और ये देख के तो लग रहा है कि भाई ये 2026 की जो रॉयल रंबल है वो अब तक की सबसे बड़ी रॉयल रंबल होने वाली है। स्टार्टिंग से आप देखोगे तो रायबैक जैसे नेम है, गोल्डबर्ग भी यहाँ पर है, केन, अंडरटेकर, ये सारे लोग आएंगे, क्रिश्चियन भी हैं, लीटा को भी एज सरप्राइज इसमें डाल दिया गया है, बटिस्टा जो कि रिटायर हो गए, फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा से वापस आ जाएंगे इस रॉयल रंबल के लिए। रे मिस्टीरियो का नेम है, कर्ट एंगल का नेम है, ब्रॉक लेसनर भी यहाँ पे है, आई शो स्पीड भी यहां पर है, डेलरियो का भी फाइनली वो जो रिटर्न है वो हो जाएगा। और लास्ट में नंबर 30 पर जो बंदा निकल के आएगा वो है टोंगा लोआ। तो प्लानिंग तो डब्ल्यूडब्ल्यू की बहुत सही होगी वैसे अगले साल की रॉयल रंबल के लिए। और जो लोग एक्टिव चैटर हैं वो असलियत में जानते हैं इस लिस्ट का मतलब, क्योंकि नीचे लिखा भी है कार्ड इज सब्जेक्ट टू चेंज। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। एक फर्जी लिस्ट की तो हमने बात कर ली, लेकिन एक असली लिस्ट की बात करते हैं जो कि ब्लीचर रिपोर्ट ने निकाली है। और ये डेफिनेटली बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत डिबेटेबल और लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए बहुत बढ़िया मुद्दा है। तो ब्लीचर रिपोर्ट ने पिछले 25 सालों के 25 मेल सुपरस्टार्स की लिस्ट निकाली है और यहाँ पे उन्होंने रैंक किया है नंबर 1 पर जॉन सीना को। पूरी लिस्ट आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हो। यहाँ पे रैंडी ओटन है, रोमन रेंस है, रे मिस्टीरियो, क्रिस जेरिको, अंडरटेकर, कर्ट एंगल, वो सारे नाम जो कि पिछले 25 सालों में आपने बड़े लेवल पे देखे हैं वो इस पूरी लिस्ट में है। कुछ लोग इस वाली लिस्ट से खफा हैं क्योंकि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को यहां पर नंबर 20 मिला है, जो कि मतलब उस टाइम में मैंने देखा नहीं, लेकिन जैसा स्टोन कोल्ड का ऑरा अब तक फील होता है ऐसा लगता है कि उनका मतलब पता ही है उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार उनका जो लिस्ट में नेम है वो इतना नीचे क्यों है। 22 पर यहाँ पर डीन एम्ब्रोज भी है, ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, ये सारे नेम भी इसमें फीचर हैं। तो अगर आपको इस लिस्ट में कुछ चेंजेस करने होते या किसी की रैंकिंग ऊपर नीचे करनी होती तो अब क्या बोलोगे। मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी कोई लिस्ट के बारे में कमेंट करना तभी सही रहता है जब उसको अच्छे से दिमाग लगा के देखो, क्योंकि वरना तो आप किसी को भी ऊपर नीचे उठा के रख सकते हो। जैसे नंबर 12 पे ब्रॉक लेसनर है, तो अभी मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद ब्रॉक लेसनर को ऊपर होना चाहिए, फिर ये भी देखना पड़ेगा कि किसको नीचे लाना होता है। लेकिन कुछ एक ऐसी एक आध चीज़ होती है कि यार ये तो बिल्कुल ही जघन्य चीज़ कर दी, ऐसा कैसे हो गया। आपके हिसाब से क्या है इस लिस्ट में वो चीज़, या फिर किसका नेम मिसिंग है, या फिर किसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट्स की मैं हमेशा से ही बात करता हूं भाई, ये बहुत ज्यादा फन होते हैं। भले यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं प्रोग्रेस होती, लेकिन फिर भी जो फैंस लाइव देखने आते हैं उनकी अलग चांदी हो जाती है। और यहाँ पे आप फोटोज में देख सकते हो भाई, रिया रिप्ली का जो रिपटाइड है वो सीएम पंक ने हिट किया है डोमिनिक मिस्टीरियो को, और उन्होंने रिया रिप्ली के स्टाइल में ही पिन किया। और तो ये छोड़ो, जिस तरीके से रिया रिप्ली ने पहले ईओ स्काई को अपने ऐसे कंधों पर उठाया हुआ था, अपने ऐसे जैसे हक करके नहीं उठाते वैसे उठाया था, वैसे ही जब सीएम पंक ने बोला या फैंस ने बोला, पता नहीं किसने क्या बोला, तो रिया रिप्ली ने सीएम पंक को भी ऐसे ही उठा लिया। तो ये थोड़ी फनी फनी जो चीज़ें वो लाइव इवेंट में ऐसी चलती रहती हैं। और ब्रॉन ब्रेकर का कैरेक्टर देखो, वैसे सीरियस है, यहाँ पे भी सीरियस ही, लेकिन देखो कितनी फनी हरकत करी है ब्रॉन ब्रेकर ने। सिक्योरिटी वाले सॉरी जो फैंस हैं, जो किड्स हैं, वो वहाँ पे यीट कर रहे होते हैं जे उसो के लिए ऑब्वियसली, और वहाँ पे फिर ब्रॉन ब्रेकर को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने सीधा नहीं बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली सीधा उन्होंने बोला, लेकिन वो सिक्योरिटी को लेके आ जाते हैं कि ये नो यीट जोन है, यहाँ पे तुम यीट नहीं कर सकते। तो अब देखो फैंस को भी क्या अच्छी मेमोरी मिल गई। मैं लाइव इवेंट जो मैंने देखा है डब्ल्यूडब्ल्यू का, भाई सामने से जब सुपरस्टार तुम्हारी आंखों से आंखें मिलाता है ना, जैसे जॉन सीना, गुंथर, जब तुम्हारे सामने ही ऐसे होता है, क्योंकि मैं रिंग साइड पे भी था, वो कुछ अलग फीलिंग होती है। मतलब पता ही है आपको, रियल में अगर आप उस जगह पे हो और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो तो वो अलग होता है। और ये तो वैसे भी छोटे हैं, बच्चे हैं, इनका तो जो पैशन है वो रेसलिंग के लिए वो वैसे भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इनको भी एक बढ़िया सा मूवमेंट मिल गया। जॉन सीना का मैच होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, और ये उनका आखिरी मैच होगा। अब तो सैडली ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब तो बिल्कुल कम टाइम रह गया। सैडली मतलब साल के स्टार्टिंग में फिर भी था कि अरे भाई पूरे साल मज़ा आने वाला है, पूरे साल जॉन सीना ने सब किया भी, लेकिन अब आखिरी टाइम में पहुंच चुके हैं। लेकिन इनका क्रेज देखो किस लेवल का है। मैं तो कह रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि 1 लाख से ऊपर का स्टेडियम उन्होंने जॉन सीना के इस मैच के लिए बुक नहीं किया। मैं सही बता रहा हूँ, रेसलमेनिया से ज्यादा जॉन सीना टिकट अपनी बिकवा सकता था फाइनल मैच के नाम पे। और आई थिंक जो लोग समझ पाते हैं जॉन सीना का क्या इंपैक्ट रहा है पूरे उनके ऑब्वियसली खुद की लाइफ में भी और डब्ल्यूडब्ल्यू में भी, वो किस लेवल का है। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा नंबर ज्यादा करके मैं बोल रहा हूँ, तो आपको बता देता हूँ, जो प्री सेल थी, अभी ये सेल भी नहीं शुरू हुई, जो प्री सेल के अंदर भी लाइन में लोग लगे हुए थे, ऑनलाइन लाइन की यहाँ पे बात हो रही है, ऐसे लिटरली जाके लगे थे, उसमें 60,000 से ज्यादा वो लोग थे। और एक्चुअल में उस अरीना की कैपेसिटी का ये 3-4 गुना है। मतलब आप ही मान लो कि 10-15 हजार के आसपास ही वहां पे लोग आने वाले हैं। तो सोचो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पता नहीं किस टाइप का डिसीजन लिया है। यहाँ पे तो और अच्छा माहौल बनता ना, सोचो
1 लाख के आसपास के अगर लोग आते, वैसे रेसलमेनिया में भी इतने लोग आते नहीं, लेकिन ये कुछ अलग चीज़ है भाई। ऐसे ऐसे फैंस उठ के आते जो कि अब शायद WWE देखते भी नहीं है। और यहाँ पे ये यूएस की इकोनॉमी की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसे नहीं बात हो रही कि इतने पैसे वो खर्च नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो एक ही बार होने वाला है। रेसलमेनिया फिर भी हर साल आती है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ WWE ने शायद एक मौका मिस कर दिया। बट जो भी है अब तो ऐसा ही है, और देखो फिर क्या माहौल वहाँ पे बनाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सारे के सारे फैंस करना ही चाहिए आई थिंक, और करेंगे भी। जॉन सीना की ही टी शर्ट पहन के आते हैं तो वो भी एक अलग ही वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। वैसे अभी इस लास्ट आई थिंक अभी उन्होंने मर्चेंडाइज रिलीज करनी है, तो पता नहीं उसका कलर वगैरह कैसा होगा, लेकिन एक डेफिनेटली ऐसा शो है जिसको लाइव देखना तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता, क्योंकि फिर हम कह सकते हैं कि हमने एटलीस्ट वहाँ पे जाके अटेंडेंस में तो नहीं, लेकिन लाइव जॉन सीना का फाइनल मैच विटनेस किया। सीएम पंक और एलिमिनेशन चेंबर और अगले साल जो ये इवेंट होने वाला है, शायद इसका आपस में कुछ लिंक बन सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर जो 2026 का होने वाला है ये शिकागो से ही होगा, जिसकी अभी डेट 28 फरवरी है। अभी ये इंटरनल बातें हैं, ऑफिशियल इसको WWE ने नहीं किया है। और आपको पता है आजकल WWE के अंदर कितनी ज़्यादा चुल हो गई है कि अगर कोई सुपरस्टार कहीं से बिलोंग करता है और वो वहीं का है, ऐसा उनका रहता है, तो वो उनको एक अलग से मूवमेंट देते हैं और उनके अराउंड ही चीज़ें बुक करना पसंद करते हैं। और एलिमिनेशन चेंबर वो जगह होती है जो कि आप बोल सकते हो कि थोड़ा रॉयल रंबल टाइप का ही होता है, कि वहाँ पे रॉयल रंबल में जैसे कोई बंदा जीतता है तो उसको रेसलमेनिया में मौका मिलता है, और यही सेम चीज़ें हम पिछले कुछ सालों में होते हुए देखना एलिमिनेशन चेंबर के लिए भी। तो शायद ये सीएम पंक के लिए कोई अपॉर्चुनिटी खड़ी कर सकता है, बट क्या उस अपॉर्चुनिटी की सीएम पंक को जरूरत भी है, उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक फनी मुझे ट्वीट दिखा तो आपको भी दिखाया था। ये पहले तो फनी इसलिए क्योंकि ये जो मतलब कैसे है, एक्सप्लेन ही क्या कर रहा हूँ मैं, आप देख लो। यहाँ पे हर एक फोटो में कुछ अलग अलग है। जैसे बिग कैस की फोटो को देखोगे तो बंदा बीच में आ गया तो वो बन गया बिग एस। उसके बाद वॉल्टर की फोटो में बीच में गुंथर आ गया तो वो बन गया वाटर। गोल्डबर्ग का भी ऐसा ही है। और अभी जो रिसेंट मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वहाँ पे क्योंकि सीएम पंक उसको अपनी टी शर्ट को टैंक टॉप बना के आ गया तो वो एम पन हो गया। तो ये भी चीज़ें मतलब क्रिएटिवली काफ़ी लोग नोटिस करते हैं और ऐसे ऐसे पुराने मूवमेंट्स भी याद ही रखते हैं। जैसे बिग कैस का सोचो, कब की WWE की ज़माने की बात हो रही है, लेकिन आज भी इसके बारे में मेंशन किया जा रहा है, तो ये फनी है अपने आप में। कल वाली वीडियो में मैंने शील्ड के बारे में बात करी थी, मैंने रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के एक साथ आने की बात करी थी, और उस टाइम पे मैं एक चीज़ तो बिल्कुल ही मिस कर गया, और वो ये है कि WWE का जो वॉल्ट वाला चैनल है, अब क्या इसको आपको हिंट की तरह देखना चाहिए या फिर WWE का टीज देखना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा देखो कॉमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि वैसे भी आजकल थ्योरीज बहुत ज़्यादा बनती हैं, बट एक्चुअल में जब स्टोरी लाइन की बात आती है तो इंप्लीमेंटेशन काफ़ी अलग तरीके से होती है। इवन ट्रिपल एच के जो प्लान्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो WWE का जो वॉल्ट वाला चैनल है जहाँ पे फुल मैचेस ये सब डालते हैं, वहाँ पे अभी पूरा एक लाइव चल रहा है, और ये लाइव काफ़ी घंटों से चल रहा है, कुछ दिनों से चल रहा है, जहाँ पे शील्ड की ये पूरी स्टोरी है। तो अब लोगों का ये नोट करना है कि बड़े इंटरेस्टिंग टाइम में WWE ऐसी चीज़ कर रही है। वैसे ये तो बात पता ही है कि कई बार WWE को स्टोरी लाइन में जो चीज़ें दिखानी होती हैं वो उससे रिलेटेड कंटेंट डालना पुश कर देते हैं, और अगर आप 6 महीने से या 1 साल से भी WWE देख रहे हो तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। तो क्या इस चीज़ का भी ऐसा कोई लिंक है? ऑब्वियसली डीन एम्ब्रोस को भी हम इक्वेशन से पूरी तरीके से आउट करते हैं क्योंकि अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट है AEW के साथ, लेकिन एक रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का अलायंस एटलीस्ट कम से कम अपने पर्पस के लिए या फिर अपना मतलब सिद्ध करने के लिए स्टिल एक पॉसिबिलिटी है। और फिर वैसे ही एक ये फोटो देखो आप, जहाँ पे वॉर गेम्स मैच अब कैसा दिख सकता है वो हमको ये थोड़ा सा ग्राफिक बताता है। ये कितना सच है कितना नहीं है यार, या इसमें आपको कैसे स्पेकुलेशन करनी है वो आपके ऊपर है, लेकिन ऊपर वाली टीम तो भाई पूरी ही फैंटेसी टाइप की लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कोडी रोड्स है, सेथ रॉलिंस है, जॉन सीना है, रोमन रेंस है और सीएम पंक है, और दूसरी साइड में विजन जो कि ब्रॉक लेसनर, नई वाली विजन आप बोल सकते हो, ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड, और साथ में ड्रू मैकिंटायर है जो कि हरामी बंदा है तो उसका स्पॉट यहाँ पे बन जाता है। फिर जे ऊसो को भी यहाँ पर डाल दिया क्योंकि लोग मान रहे हैं कि जे ऊसो अब रोमन रेंस के थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है, तो शायद वहाँ से WWE ऐसा डॉट कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। मुश्किल तो ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है बहुत मस्त ये 2K टाइप की बुकिंग हो जाती है, लेकिन आजकल ट्रिपल एच के टाइम में हमने 2K जैसे बुकिंग होते हुए देखिए, 2K गेम की मैं बात कर रहा हूँ, तो होने कुछ भी पॉसिबल है। बट ये वॉर गेम्स मैच अभी कुछ कोई तो ये भी कह रहा है कि शायद वॉर गेम्स मैच होगा ही नहीं इनके बीच में, MFT और वो जो वाइट 6 है उनके बीच में WWE कर रही है, और इसीलिए उन्होंने स्मैकडाउन में सेगमेंट किया था। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी भाई वॉर गेम्स मैच के लिए आपको बहुत पुरानी से स्टोरी लेके आनी होती है, ऐसा नहीं करना होता कि अभी मैच बना दिया। तो अगर वो चीज़ WWE ने करी तो भाई ये तो डिजास्टर होगा। और मुझे याद है जब विजन बनी थी तो मैंने बोला था कि अगर सर्वाइवर सीरीज वाले मैच में इस बार विजन को फीचर नहीं किया तो इससे बड़ा फंबल इनका कुछ होगा नहीं, और उस फंबल से पहले तो भाई ये जो टीम है वो ही स्प्लिट हो गई। तो अब इसके बारे में क्या ही कहना। एक स्पेकुलेशन आई, एक रूमर आया है, और मैं उसको बोलूंगा बहुत ऐसे ही लेना कि पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना, इसकी रियलिटी होने का कोई कुछ नहीं पता कि है आप कुछ
कुछ दूर दूर तक भी कुछ ऐसा चांस है या फिर नहीं, लेकिन क्रिस जेरिको जिनके बारे में रिसेंटली वापस आने के रूमर्स बहुत ज़्यादा तेज हुए हैं और बोलना यह है कि भाई क्रिस जेरिको आज नहीं तो कल डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ जाएंगे और वो अपना फाइनल रन डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही देने वाले हैं। तो फिर ये बोलना है कि क्या विजन के पीछे अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ये स्टोरी लाइन लेके आए कि इन सबका लीडर क्रिस जेरिको था और उनके कहने पे सब कुछ हुआ, तो देखो इंटरेस्टिंग तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रिस जेरिको अपना लोहा डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत ज़्यादा मनवा चुके हैं। तो अगर वो आते हैं स्टोरी लाइन में तो वो आते ही सीधा रेलिवेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कोई खिचड़ी पकाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगेन ये भी एक आप फैंटेसी बुकिंग के हिसाब से कह सकते हो, क्योंकि अभी तो क्रिस जेरिको का वापस आना ही बाकी है। लेकिन लोगों का मानना यह है कि वापस तो एंट्री हो रही है क्रिस जेरिको की, इस बात में कोई शक नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। जैसे ही उनका AEW के साथ जो भी चल रहा है सीन वो पूरी तरीके से निपट जाता है। और अब फाइनली हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में, CM पंक के बारे में, ब्रॉन ब्रेकर के बारे में, रोमन रेंस के बारे में और सेथ रॉलिंस के टाइटल को रिलिंक्विश करने के बारे में। तो सबसे पहले बैक स्टेज क्या लोगों का मानना है सेथ रॉलिंस और विजन के ब्रेकअप के बाद, उसकी बात कर लेते हैं। तो सारे लोगों का इस समय इसके ऊपर ओपिनियन ये है कि हम वेट एंड सी वाला अभी इस समय अप्रोच रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने मामला झूठा किया था, पहले रूल्स ऑफ द सेंचुरी किया था, वो बैक स्टेज लोगों को भी उन्होंने बेवकूफ बनाया था। तो कुछ पार्टी का ये कहना है, फिर एक पार्टी ये कहती है कि अगर ये सेथ रॉलिंस की जो इंजरी है वो लेजिटिमेट होती नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यू विजन का भी स्प्लिट करती ही नहीं, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ करने का प्लान था नहीं। तो चलो अब इस नजरिए से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो सेथ रॉलिंस का टाइटल रिलिंक्विश करने का क्या यहाँ पे कोई सीन बन रहा है, क्योंकि देखो अब अगर सेथ रॉलिंस फिट नहीं है तो यही एक चैंपियन को करना पड़ता है फोर्सफुली और उनको अपनी जो चैंपियनशिप है वो रिलिंक्विश करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अभी स्टोरी में देखोगे तो ऐसा कुछ हमको हिंट मिला नहीं है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ भी हमको छोटा सा भी ऐसा नहीं बताया कि सेथ रॉलिंस वो टाइटल रिलिंक्विश करके चले जाएंगे या फिर ड्रॉप करके चले जाएंगे, वैसा हमको कुछ लगा नहीं। तो अगर ये देखें तो शायद सेथ रॉलिंस चैंपियन रह रहे हैं। अब अगेन वो इंजरी असली है नकली है वो अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर सेथ रॉलिंस के पास ये चैंपियनशिप है तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज और देखो, डब्ल्यूडब्ल्यू या तो भी पूरी तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर पाई है सेथ रॉलिंस को, क्योंकि ये सब होने के बावजूद भी हमने नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच देखा जो कि CM पंक ने जीता। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है कि सेथ रॉलिंस मैच में कंपीट कर सकते हैं फिर नहीं, और फिर भी CM पंक जीते हैं, नंबर 1 कंटेंडर तो वो बने हैं, क्योंकि इनका जो ओरिजिनल प्लान था वो सेथ रॉलिंस और CM पंक के SNME के मैच के लिए था, जहां पे सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते। और अगर स्टिल वो ऐसा करने वाले हैं तो शायद वो जगह बन सकती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस भाई ऐसा एज मतलब अगर बंदे को सही में प्रॉब्लम है तो वो कैसे सर्व करेगा एज चैंपियन, तो फिर वहां पे टाइटल चेंज होगा और CM पंक के पास में SNME में ही चैंपियनशिप आ जाएगी। और ये किसकी वजह से होगा, ये होगा ब्रॉन ब्रेकर की वजह से, ब्रॉनसन रीड की वजह से और पॉल हेमन की वजह से, क्योंकि अभी इनका अलग स्प्लिट हो चुका है। तो वो सारी कोशिशें करेंगे कि सेथ रॉलिंस को हम जितना ज्यादा गिरा सके। लेकिन एक बात ये भी मत भूलना कि ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस को बजाने के बाद वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लेके जाते हैं। तो अब क्योंकि ये स्प्लिट हो गया है तो डब्ल्यूडब्ल्यू का सीधा अब जो फोकस होने वाला है वो ब्रॉन ब्रेकर को एक सिंगल्स सुपरस्टार या फिर ग्रुप में रहते हुए भी एक बहुत तगड़ी एक ऐसे उनको आइडेंटिटी देने का होगा कि हाँ भाई ये हमारा फ्यूचर है, जो कि वो वैसे ही बता रहे हैं। तो फिर वो बंदा सीधा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाएगा। तो ऐसे में वो जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियन बनने का पूरा जितने सारे लोग एक पीछे पड़े रहते हैं, सेथ रॉलिंस के पास तो वो है, एल नाइट लगा रहता है, जे उसो लगा रहता है, CM पंक लगा रहता है, उसमें ब्रॉन ब्रेकर भी शामिल हो जाएंगे तो वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट फिर यहाँ पे अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है, सेथ रॉलिंस के पास से टाइटल जा ही रहा है, तो फिर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच का क्या, और रेसलमेनिया में जो चांसेस थे कि रोमन रेंस एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में कंपीट करेंगे उसका क्या उनकी भी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि अगर रोमन रेंस को वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में फीचर करना है तो फिर उनकी शायद वो जो स्टोरी लाइन है CM पंक के साथ वो भी शुरू हो सकती है, या फिर अगर ब्रॉन ब्रेकर के पास वो चैंपियनशिप आ रही है तो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच चैंपियनशिप के लिए। तो एक इस वाली स्टोरी ने या फिर इस वाले प्रोग्राम ने या फिर इस वाले लेजिटिमेट इंजरी ने डब्ल्यूडब्ल्यू के काफी सारे स्टोरी लाइन को हिला दिया है, और जो वो ट्रिपल एच का फेवरेट वर्ड है पिवट, अभी वो उनको यूज करना पड़ा। लेट्स सी अभी कुछ महीनों में आई थिंक जो डायरेक्शन है वो और ज्यादा क्लियर होगी, बट पहले तो ये देखना होगा कि सेथ रॉलिंस की इंजरी क्या है और उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का क्या होता है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल की मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को एंजॉय करते करते आप डेली आ जाते हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।